नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ यानी न्यायपालिका की साख गिर रही है। आज़ादी के 75वें वर्ष जब अमृतकाल चल रहा है और धूमधाम से आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है, ऐसे समय में अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और छोटी अदालतों की साख गिरने लगे तो इसे आप क्या कहेंगे? क्या यह लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या यह संविधान के प्रति खतरा नहीं है? और अगर लोकतंत्र और संविधान ही नहीं बचेगा तो इस देश की शासन व्यवस्था, सत्ता कैसे चलेगी और जनता को सुरक्षा कैसे मिलेगी? नूपुर शर्मा मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई थी मोदी सरकार की, दिल्ली पुलिस की, उस फटकार के बावजूद भी अभी तक नूपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हो सकी। कई राज्यों में उसके खिलाफ एफआईआर, 2 दर्जन से अधिक एफआईआर हुए हैं और किसी भी राज्य ने अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसी नूपुर शर्मा की वजह से देश में आग लगी हुई है, देश में हत्याएं हो रही हैं, हादसे हो रहे हैं, बलवे हो रहे हैं और उसी नूपुर शर्मा की वजह से आज देश आग में जल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के उद्गार हैं और इसे दिल्ली पुलिस ने सुना, सुप्रीम कोर्ट की आवाज़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना, गृह मंत्री ने सुना, लेकिन किसी के कान पर जूं नहीं रेगा। सोशल मीडिया पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना हो रही है, क्या उससे सुप्रीम कोर्ट की साख नहीं गिर रही है? जिस भाषा का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट के लिए किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, खास करके ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसी भाषा का प्रयोग अभी तक 8 साल पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब उन्हीं 8 साल राज करने वालों के लोग, उनका आईटी सेल और उनका हिंदू राष्ट्र बनाने वाला पूरा कुनबा मिलकर के, उसमें आरएसएस भी शामिल है, बजरंग दल भी शामिल है, विहिप भी शामिल है, तमाम हिंदू संगठन शामिल हैं। वे जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं और नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की आलोचना कर रहे हैं, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्ता पक्ष के लोग ही सुप्रीम कोर्ट की साख मिटाने के लिए कमर कस चुके हैं। ऐसे में भारत सरकार का क्या रोल होता है? भारत सरकार किस लिए चुनी गई है? और उसे संविधान की रक्षा नहीं करनी है, उसे सुप्रीम कोर्ट की साख की रक्षा नहीं करनी है और उसी के लोग दुनिया भर में इस देश को बदनाम कर रहे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे वो नवीन जिंदल हो, चाहे वो हिंदू धर्म के साधु संत हो, जो कि धर्म संसद में संविधान पेश करते हैं, भगवा संविधान पेश करते हैं और नरसंहार की बात करते हैं, मुसलमानों को देश से बाहर कर देने की बात करते हैं। और ऐसी चीजें, ऐसी देश विरोधी गतिविधियां मोदी राज में पिछले 8 सालों से हो रही हैं, लेकिन कुछ महीनों से इन गतिविधियों की बाढ़ आ गई है। मोदी राज का एक और उदाहरण देखिए
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जज का निर्णय अभी आया ही नहीं, या यूं कहें कि जज ने अभी निर्णय दिया ही नहीं, और पुलिस ने उसके पहले वही निर्णय घोषित कर दिया जो जज का निर्णय आने वाला था। ये अभी 2 दिन की बात है। मोहम्मद जुबैर मामले में जो मुकदमा चल रहा है, उसमें 14 दिन की पूरी न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की बात थी। जज का फैसला आया भी नहीं, जज का आदेश आया भी नहीं। उसके पहले दिल्ली पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने, किसी कांस्टेबल ने नहीं, किसी दरोगा ने नहीं, एक बड़े आईपीएस अधिकारी ने कहा कि 14 महीने की रिमांड पर भेजा जाएगा और यही अदालत से आदेश आने वाला है। ऐसे में क्या कहेंगे कि अदालत का आदेश पुलिस के मिली भगत से होती है? क्या अदालतें पुलिस से पूछ करके निर्णय सुनाती हैं? पुलिस को खुश करने के लिए पुलिस के मन की बात को रखती हैं? और जुबैर जैसे जर्नलिस्ट को, फैक्ट चेकर के खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी की जाती है, षड्यंत्र रचा जाता है और उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। यही सिर्फ मामले नहीं है, नूपुर शर्मा और जुबैर का ही मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हनन की बात, मानहानि की बात, उसकी गिरती साख की बात आज से नहीं है। 2018 में आपको याद होगा, ठंडी जनवरी के महीने में 18 जनवरी की रात 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके बाहर आते हैं, जिसमें जस्टिस चिलमेश्वर भी थे, जस्टिस रंजन गोगोई भी थे और 2 अन्य जज थे, जो कि सड़क पर उतर करके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश को, न्यायपालिका को बचाने के लिए इस देश को आगे आना होगा, और नहीं आओगे आगे तो कल आपकी आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि जिस समय लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था, जिस समय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की साख गिराई जा रही थी, उस समय आप क्या कर रहे थे। ये हमारे शब्द नहीं हैं, ये वही जस्टिस के शब्द हैं जो कि लोकतंत्र को खतरे की बात कह रहे थे। तो जैसे ही मोदी राज शुरू होता है, वैसे ही लोकतंत्र भी खतरे में आ जाता है, संविधान भी खतरे में आ जाता है और न्यायपालिका भी खतरे में आ जाती है। और इस उद्गार को व्यक्त करने के लिए बाद में जो चीफ जस्टिस बने रंजन गोगोई, वो भी होते हैं। तो साथियों, आज़ादी के बाद मोदी राज के पहले इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर उतर करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं किए थे। मोदी राज में न सिर्फ देश को बेचा जा रहा है और इस देश की साझा संस्कृति को तबाह किया जा रहा है, सांप्रदायिकता को बढ़ाया जा रहा है, मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की बात कही जा रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को नष्ट करके भगवा संविधान लागू करने की बात कही जा रही है और वह भगवा संविधान धर्म संसद में पेश भी किया जा रहा है। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस ने आज तक न कोई संज्ञान लिया और न हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और न सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट की साख सरकार की वजह से गिर रही है और सरकार में बैठे लोग गिरा रहे हैं और सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके साधु संत और उनके हिंदू संगठन इस देश की साख को गिरा रहे हैं, न्यायपालिका की साख को गिरा रहे हैं और लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि लोकतंत्र बचेगा या नहीं,
सवाल यह है कि भारत राष्ट्र कैसे बचेगा और इस देश में संप्रभुता कैसे बचेगी, संविधान कैसे बचेगा। और जब ये सब कुछ नहीं बचेगा तो लोकतंत्र तो अपने आप ही दम तोड़ देगा। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें सबका साथ सबका विकास करने आए हैं, सबको खुशियां देने आए हैं, सबका कल्याण करने आए हैं, या फिर लोकतंत्र को, न्यायपालिका को, संविधान को तार तार करने के लिए आए हुए हैं? और उन्हीं के लोग जो कि फ्रिंज एलिमेंट होते हैं, उनके प्रवक्ता, उनके मंत्रियों को तो अभी तक फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहा गया, लेकिन प्रवक्ताओं को जरूर फ्रिंज एलिमेंट उन्हीं के पार्टी के, उन्हीं के राजदूत जो कि सऊदी अरब में है, सऊदी अरब के दूतावास के अधिकारियों ने फ्रिंज एलिमेंट कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट हैं, शरारती तत्व हैं, सड़क छाप भाषा, सड़क छाप बयानबाजी, पैगंबर मोहम्मद को गालियां देने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों से क्या देश की रक्षा हो सकती है, संविधान की रक्षा हो सकती है? सत्ता में बैठे ऐसे लोगों से क्या न्यायपालिका की रक्षा हो सकती है? न्यायपालिका न्याय के लिए है, लेकिन आज खुद अन्याय झेल रही है और न्यायपालिका की साख को बट्टा लग रहा है। छत्तीसगढ़ के मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमन्ना ने थोड़े समय पहले कहा था कि न सिर्फ न्यायपालिका की साख दांव पर लगी हुई है, बल्कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट सभी अदालतों की साख दांव पर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ मामले में करप्शन के मामले की सुनवाई चल रही थी और उसी सुनवाई के दौरान उन्होंने अपने उद्गार व्यक्त किए और यह मामला अखबारों में छपा था, पत्र पत्रिकाओं में छपा था, मीडिया में आया था, यूट्यूब चैनलों पर आया था, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जूं नहीं रेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही है और जिस खतरे की तरफ सुप्रीम कोर्ट हमें आगाह कर रही है, उस खतरे तक पहुंचने, वैसी विभत्स स्थिति उत्पन्न होने के पहले ही उस खतरे के कारण को खत्म किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब कोई बड़ा संकट आता है, जब देश टूटने के कगार पर पहुंच जाता है, जब देश में सांप्रदायिकता बुलंदियों पर होती है, जब देश में महामारी से लाखों मौतें होती रहती है, जब देश में किसानों का आंदोलन होता है, तो ऐसे समय पे उनके मुंह पर पट्टी बन जाती है और शांति छा जाती है और बियाबान में चले जाते हैं, सामने प्रकट नहीं होते हैं और उनकी मनसा, उनकी आवाज सुनने के लिए इस देश की जनता तरस जाती है। प्रधानमंत्री कभी भी बयान देने के लिए किसी भी मामले पर जो कि आपदा से संबंधित रहे हों या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की गिरती साख से संबंधित रहे हों या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए चारों दिशाओं में मचे हाहाकार पर रहा हो या अग्निपथ जैसे आंदोलन पर जब देश जल रहा था, तब भी प्रधानमंत्री का कहीं अता पता नहीं था। जब कोरोना से 47 लाख लोग मारे जा रहे थे, तब भी प्रधानमंत्री का कहीं अता पता नहीं था। और जब संकट अपना काम दिखा करके चला जाता है, तब वो सांप पीटने लगते हैं, लाठी, सांप भाग जाता है तब लाठी पीटने लगते हैं धरती पर। तो इस तरह से आज हमारा देश संकटग्रस्त है, राष्ट्रीय संकट के दौर से गुजर रहा है। इस देश को वही लोग बिगाड़ रहे हैं जो सत्ता में हैं, वही लोग इस देश की बदनामी करा रहे हैं दुनिया में, मुस्लिम देशों में, दुनिया के तमाम देशों में जो लोग सत्ता में बैठे हैं, वही लोग फ्रिंज एलिमेंट हैं, वही लोग नरसंहार की बात कर रहे हैं, वही लोग
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कस्में खा रहे हैं और वही लोग दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों को उनका हक छीन रहे हैं। पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों को जो आरक्षण मिलता था उसे धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है और जो कुछ बचा भी है उसे भी खत्म करने के लिए देश की इकाइयों को, देश की कंपनियों को बेचा जा रहा है, विभागों को, महकमों को बेचा जा रहा है। जब विभाग ही नहीं रहेंगे, महकमे ही नहीं रहेंगे, सरकारी नौकरियां ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण कैसा? और जो नौकरियां होंगी वो पहले से ही आरक्षित हैं ऊंची जातियों के लिए। आज भी आईएएस जैसे पद के लिए डायरेक्ट बहाली की जाती और उसमें आरएसएस के लोग रखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे रखे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट रखे जाते हैं और लोक सेवा आयोग खाना पूर्ति करता है, थोड़ी बहुत वैकेंसी निकाल देता है और उसका इंटरव्यू लेता है, लिखित परीक्षा लेता है और लाखों करोड़ों लोग बैठते हैं और ज़्यादातर लोगों को असफलता ही हाथ लगती है क्योंकि रिक्तियां तो हैं नहीं, वैकेंसियां हैं नहीं और जो वैकेंसियां हैं भी उनकी भर्ती के लिए सरकार के पास कोई खाका नहीं है, सरकार का इरादा नहीं है क्योंकि नौकरियां देंगे तो वेतन भी देना पड़ेगा, पेंशन भी देना पड़ेगा और वेतन और पेंशन देने के लिए सरकार की झोली खाली है। और अग्निपथ के समय में जिस तरह से हिंसा हुई थी, आगजनी हुई थी, हत्याएं हुई थी, उसको आपने देखा था कि बेरोजगारों का उद्गार कितना बढ़ गया था और कितनी रेलगाड़ियां जलाई गई थी, कितना राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ था, उसे आपने अच्छी तरह से देखा। और अगर बेरोजगारों के साथ इसी तरह से घिनौना व्यवहार, सौतेला व्यवहार किया जाएगा और बेरोजगारों के हित के लिए अगर उन्हें आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए। बहुत से देशों में है कि नौकरी नहीं हो पाती है तो वहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। उनके जीने के लिए, उनके रोजी रोटी के लिए, उनके आजीविका के लिए कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2012 से लेकर के 2022 तक 7.5 लाख बेरोजगार आत्महत्या कर चुके। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर बात है। इस पर आपको सोचना चाहिए, देश को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास ऐसे विषयों पर सोचने के लिए वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सुप्रीम कोर्ट की गिरती साख को बचाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास सांप्रदायिकता के आग में जल रहे इस देश को बचाने के लिए कोई कार्य योजना नहीं है। संविधान की अवहेलना हो रही है, आए दिन संविधान जलाया जाता है। यही कट्टरपंथी हिंदू जलाते हैं जो अपने को आरएसएस का कहते हैं, अपने को बजरंग दल का कहते हैं, अपने को बीएचपी का कहते हैं। यही लोग संविधान जलाते हैं, यही लोग लोकतंत्र की हत्या करते हैं, यही लोग मुसलमानों को काट डालने, मार डालने, नरसंहार करने की बात करते हैं और यही लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते हैं। और उन कस्मों में इस बात के लिए भी कसम खाएंगे या तो मर जाएंगे, कुर्बान हो जाएंगे या मार डालेंगे, ऐसी कस्में खाते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की कस्में, इस तरह की रस्में और इस तरह के से देश संकट में कभी नहीं आया है। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, अमृतकाल चल रहा है और इसी 75वीं वर्षगांठ में देश किस कोन मुकाम पर पहुंच गया है और देश किस तरह से पतन के रास्ते पर जा रहा है, लोकतंत्र किस तरह से छिन्न भिन्न हो रहा है, अदालतों का कितना बुरा हाल हो रहा है और उनकी साख गिरती जा रही है। अदालतों की साख के बारे में अगर चर्चा हम कर रहे हैं तो ये बताना जरूरी होगा कि अदालतों की साख के लिए अदालतें भी जिम्मेदार हैं। जस्टिस रंजन गोगोई
जो सर्दियों की रात में 2018 में लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र की दुहाई देने के लिए सड़कों पर उतरे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वही रंजन गोगोई यौन उत्पीड़न को लेकर के सरकार से एक समझौता कर लिया कि तुम हमें यौन उत्पीड़न से बचाओ और हम तुम्हारे पक्ष में न्याय देंगे। और ऐसे न्याय, चाहे वो राफेल पर रहा हो, चाहे वो अयोध्या पर रहा हो, जो कुछ आरएसएस के लोग चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते थे, वही हुआ। आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या के फैसले में जो फैसला था उस पर किसी जज की साइन नहीं थी। आज तक का इतिहास है, न्यायिक इतिहास है, कि जितने भी मुकदमे, चाहे लोअर कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में हो, जो जज निर्णय सुनाता है उसका साइन होता है उस निर्णय की कॉपी में। लेकिन इस देश का बहुत बड़ा मुकदमा जो कि बाबरी मस्जिद से संबंधित था, बाबरी मस्जिद को ढहाया गया और वहां मंदिर बनाए जाने के लिए जो फैसला था, उसकी न्यायिक प्रति में उस फैसले पर किसी जज की साइन नहीं थी। साइन क्यों नहीं थी? दरअसल भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की एक खूबसूरती भी है कि अगर कोई मुकदमा सुन लिया जाता है, उस पर फैसला सुना दिया जाता है, उसके बाद भी पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है और उस मुकदमे की फाइल खोली जा सकती है और फिर से उस पर सुनवाई हो सकती है। तो मान लीजिए आज मोदी जी का राज चल रहा है और चौतरफा न्यायपालिका की साख गिर रही है, सांप्रदायिकता का माहौल है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश को आग में झोंका जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर इनकी सरकार बदलती है तो उसके बाद फाइल खुल सकती है अयोध्या की, अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो। और अगर वह फैसला नागपुर से, आरएसएस के मुख्यालय से लिखा गया है तो उस पर किसी की साइन नहीं होगी। इसका मतलब है वो फैसला नागपुर में लिखा गया था और इस तरह से इन्हीं संघियों ने, इन्हीं भाजपाइयों ने भारतीय न्यायपालिका की साख गिराने के लिए काम किया है और आगे भी काम कर रहे हैं, चाहे वो नूपुर शर्मा के मामले में हो, चाहे वो जुबैर के मामले में हो। बहुत से ऐसे मुकदमे हैं जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ सने हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक